कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट ये है क्या चीज़ रिलेटेड? बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, जो लोग भी कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, ये एज अ सब्जेक्ट एंटायरली उन कंपनीज के लिए है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का एक 3 महीना में या 4 महीना में या 1 महीना में या 1 साल में जो उसने गुड्स प्रोड्यूस किया है उसका कितना कॉस्ट लगा है, वो कॉस्ट का कैलकुलेशन एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट शीट बनाना या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या लगा है। एक चैप्टर से कॉस्ट बोल के चैप्टर आएगा। अब कॉस्ट का डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल। तो मटेरियल्स के ऊपर पूरा एक अलग से फिर चैप्टर आएगा बात करते। अब ये हैं सेकेंड सेमेस्टर में अगेन कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन में सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है लेबर, वेजेस। तो वेजेस को लेकर के लेबर के ऊपर पूरा एक चैप्टर आएगा, दैट वेज पेमेंट्स कैसे करना चाहिए, क्या डिफरेंट तरह का वेज पेमेंट का स्कीम्स होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, कैसे इंसेंटिव दिया जाता है, कैसे वर्कर्स को मोटिवेट किया जाता है, उसके पूरा एक चैप्टर आएगा। अगेन प्रोडक्शन में बहुत सारा इनडायरेक्ट खर्चा लगता है विच आर रिलेटेड टू द फैक्ट्री, विच वी कॉल फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में एक अलग से चैप्टर आएगा। अगेन डिफरेंट तरह की एंटिटीज होती है जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। जैसे एक हो गया मान लो शुगर कंपनी, शुगर बनाने का, चीनी बनाने वाली कंपनी, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली बहुत अलग होगा एज कंपेयर टू कंपनी विच इज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ से मेट्रो रेल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी, उसका प्रोसेस पूरा अलग होगा। चीनी बनाने वाली कंपनी का प्रोसेस पूरा अलग होगा। तो चीनी बनाने वाली कंपनीज के लिए जैसे उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग बोल के चैप्टर होता है, जिसमें एक मटेरियल, एक रॉ मटेरियल 2-3 डिफरेंट प्रोसेस से पास ऑन होता है, तब जाके फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग बोल के अलग से चैप्टर आएगा। ये जो कंपनीज कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल के अलग टॉपिक है, वो आएगा। अगेन जो लोग बसेस, लॉरीज, टैक्सीज ये सब चलाते हैं, इनका एक डिफरेंट कॉस्टिंग का तरीका होता है विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हॉस्पिटल्स, इन लोगों का एक अलग प्रोसेस होता है, एक अलग टेक्निक है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इस तरह से डिफरेंट चैप्टर्स है इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में लगा, राइट। सो टुडे विल स्टार्ट विथ कॉस्ट शीट। कॉपी में हेडिंग दे दोगे कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। द फर्स्ट चैप्टर इन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताएं कि एक कंपनी का एक पर्टिकुलर पीरियड में, मे बी 6 महीना में, मे बी 2 महीना में, मे बी साल भर में, उससे जो भी प्रोड्यूस किया है उस प्रोडक्शन के पीछे उससे क्या क्या खर्चा लगा है, टोटल खर्चा कितना लगा है, पर यूनिट खर्चा कितना होगा, उसका कैलकुलेशन करना, उसका पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। प्रॉपर फॉर्मेट वाइज है, एकदम फॉर्मेट बना के करना है एंड एकदम स्टीरियोटाइप फॉर्मेट है, ठीक है। सो फर्स्ट विल डिस्कस द फॉर्मेट वन बाय वन। हेडिंग इज लाइक दिस, कॉस्ट शीट ऑफ, जो भी कंपनी का नाम रहेगा, फॉर द ईयर या पीरियड एंडेड। अगर 3 महीने का बना रहे हैं तब तो फॉर द पीरियड एंडेड, 4 महीने का बना रहे हैं तो फॉर द पीरियड एंडेड, बट अगर पूरे साल का बना रहे हैं तो फॉर द ईयर एंडेड। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट पर यूनिट, डिटेल्स, अमाउंट पर यूनिट में रुपीज़ का सिंबल। पर यूनिट का कॉलम हर क्वेश्चन में बनेगा, ज़रूरी नहीं है। जिस सम्स में यूनिट वाइज इंफॉर्मेशन रहेगा, दैट कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ था, कितना सेल हुआ था, कितना ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, यूनिट वाइज इंफॉर्मेशन रहेगा तब तो पर यूनिट का कॉलम बनेगा, नहीं तो पर यूनिट का कॉलम नहीं बनेगा। क्लियर? वेल, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज रॉ मटेरियल्स, राइट।
raw materials consumed अंडरलाइन कर दो उसको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स उसका अमाउंट डिटेल्स कॉलम में लिखेंगे, डबल टिक मार दोगे। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम उसके साथ ऐड हो जाता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, अपने जितना रुपए का रॉ मटेरियल्स इस पीरियड में इस साल में परचेज किया वो ऐड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड्स दिया हुआ रहे या कैरेज ऑन रॉ मटेरियल्स परचेज या कैरेज इनवर्ड्स वो भी ऐड हो जाएगा। ये तीनों का सम टोटल आ गया, इसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस abnormal loss of raw materials minus परचेज रिटर्न्स, अगर खरीदा और रॉ मटेरियल्स हमने सप्लायर्स को रिटर्न कर दिया वापस कुछ रॉ मटेरियल्स को माइनस अब जो फिगर आया आउटर कॉलम में पहला तीनों प्लस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज, उसमें से ये तीनों माइनस, क्लोजिंग स्टॉक एब्नॉर्मल लॉस परचेज रिटर्न्स माइनस होने के। अब जो आउटर कॉलम जो फिगर आ रहा है दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम का फाइनल फिगर। ना लिसन, ये जो ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम का जो फाइनल फिगर आया इसको अपने डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इस पीरियड में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, तब जा करके हमारा आ जाएगा पर यूनिट वाला फिगर। तो हमारा पर यूनिट का फिगर कैसे आ रहा है उसको आप पेंसिल से कहीं भी नोट कर लोगे। ये जो फिगर आया दिस फिगर डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तब जाकर के हमारा ये वाला फिगर आएगा कितना यूनिट्स इस पीरियड में प्रोडक्शन हुआ है। तो सपोज रॉ मटेरियल कंज्यूम का फिगर आया 50,000 और इस पीरियड में आपने प्रोडक्शन किया 10,000, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट्स प्रोड्यूस की बात कर रहा हूँ। इस पीरियड में अगर यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000 हुआ है और 50,000 ये फिगर आ रहा है, 50,000 बाई 10,000 पर यूनिट पे कितना आ जाएगा, 5 रुपया। नेक्स्ट गोइंग फर्दर, रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद अपना नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है डायरेक्ट वेजेस, या हो सकता है उसका दूसरा नाम से दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर, या हो सकता है चार्जेबल वेजेस के नाम से दिया हुआ है, या हो सकता है प्रोडक्टिव वेजेस। सब एक ही बात है, मतलब बता रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन में नाम से मिलेगा कंफ्यूज मत हो जाना। प्रोडक्टिव वेजेस या फिर फैक्ट्री वेजेस, सब एक ही बात है। बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर ने ये पढ़ाया नहीं था। कि इस पीरियड का कितना वेजेस है वो वेजेस उसमें ऐड हो जाएगा। अगेन इसका भी सेम केस, यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करोगे तो आपका पर यूनिट फिगर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, शायद बहुत इजी है। डायरेक्ट वेजेस क्या होता है, आई थिंक क्लियर है। दैट कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन में जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है
जो लेबर किसी चीज़ के प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर आप शर्ट्स बनाते हैं, अगर आप टेलरिंग के बिजनेस में हैं, कपड़े के बिजनेस में हैं, तो जो वर्कर कपड़ा काटने में लगा हुआ है या स्टिचिंग में लगा हुआ है, उसको जो वेजेस पे करे वो डायरेक्ट वेजेस हैं। एक और होता है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस क्या होता है कि आप ही का उस टेलरिंग यूनिट में जो बंदा साफ सफाई करता है, जो बंदा पूरे यूनिट का क्लीनिंग करता है, सफाई करता है, उसको जो वेजेस पे करे वो इनडायरेक्ट वेजेस है। डायरेक्ट वेजेस क्या हो गया, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर आपका कपड़े का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कपड़ा करते हैं, आप कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जो कटिंग कर रहा है, जो स्टिचिंग कर रहा है, जो बटन्स लगा रहा है, उसको जो वेजेस पे करे वो डायरेक्ट वेजेस है। बट जो साफ सफाई में, मेंटेनेंस में जो बंदा इन्वॉल्व है, उसका वेजेस क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस। उसके बाद एक और है, कोई कोई समझ में रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस। सेम केस उसका भी यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट फिगर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है, सपोज मैं ये पेन बनाने का बिजनेस कर रहा हूँ। इस पेन बनाने की मैं इंडिया में बना रहा हूँ। इस पेन बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वो मैंने जापान की किसी कंपनी से लेके रखी है। टेक्नोलॉजी बेस्ड अग्रीमेंट्स होता है, या सपोज मैं कोई दवाई बना रहा हूँ इंडिया में, उस दवाई बनाने का जो मेथड्स है उसका किसी और का पेटेंट राइट लिया हुआ है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जानते हैं। तो मैं ये पेन बनाने का जो टेक्नोलॉजी है किसी जापानी कंपनी से लेके रखा हूँ। उस कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट है कि जितना भी पेन बनेगा पर पेन 10 रुपया मैं उसको रॉयल्टी पे करूँगा। तो रॉयल्टी बिकम्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज उसके बिना मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। आई हैव टू कंपल्सरी पे। क्लियर? सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे खाली बता रहे हैं रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन। रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? तभी याद है क्या होता है ये चीज ना। यहां तक का करने के बाद ये तीनों का टोटल, रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों का टोटल होगा एंड दैट टोटल इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। यहां तक का टोटल करने के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। कोई शक? प्राइम कॉस्ट के बाद कम्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, या उसका एक और नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, या वर्क्स ओवरहेड्स। जितना अलग तरह का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स, उसको डिटेल्स कॉलम में लिख रहे हैं आप। ओवरहेड्स मतलब कॉमन खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, कॉमन खर्चा, फैक्ट्री में लगने वाला इनडायरेक्ट खर्चा। ओवरहेड्स मींस बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ 3 तरह का ओवरहेड्स आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा, आगे जाके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आएगा, फिर आगे आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब फैक्ट्री में लगने वाला इनडायरेक्ट खर्चा या कॉमन खर्चा। क्या हो सकता है, आप जब कोई चीज का प्रोडक्शन इन्वॉल्व है तो फैक्ट्री में बहुत सारा कॉमन खर्चा लगता है। आप नॉर्मली एक चीज तो बनाते नहीं होंगे। मैं अगर पेन बना रहा हूँ ना, तो मैं कोई एक तरह का पेन तो बनाता नहीं, मैं बहुत तरह का पेन बना दूंगा, राइट? बट कॉस्ट शीट एक एक तरह के पेन का अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगा, कॉस्ट शीट सेपरेटली बनेगा, ठीक है, फॉर एवरी कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट। द पॉइंट इज फैक्ट्री तो मैं एक ही मेंटेन कर रहा हूँ, पूरे फैक्ट्री का ध्यान रखने वाला शायद 4 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनका जो खर्चा है वो कॉमन खर्चा है। फैक्ट्री में मेरे 400 वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए मैंने कैंटीन बना के रखा है। कैंटीन में मैं वर्कर्स को सब्सिडाइज्ड रेट पे, कम रेट पे खाना प्रोवाइड करता हूँ। वो जो खर्चा है
वो कॉमन खर्चा है। फैक्ट्री का साफ सफाई के लिए 10 वर्कर्स रखे हुए हैं, उनको जो वेजेस पे कर रहा हूँ वो कॉमन खर्चा है। फैक्ट्री के मशीन्स का डेप्रिसिएशन, एक मशीन से कोई एक पेन नहीं बनता है, एक मशीन में हो सकता है अभी एक सप्ताह एक पेन बन रहा है, बाद में दूसरा पेन बनेगा, तीसरा पेन बनेगा, अलग अलग पेन बनता है। उस मशीन्स का जो डेप्रिसिएशन है दैट इज अ कॉमन एक्सपेंडिचर ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री के एसेट्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ, दैट इज अगेन अ कॉमन एक्सपेंडिचर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच एंटर इन द फैक्ट्री। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना खर्चा होगा हम लोग कैसे एलोकेट करना है। जैसे कॉमन खर्चा बहुत सारा लग रहा है, मैं 4 तरह का प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, तो किस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा एलोकेट होगा उसके लिए अलग चैप्टर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो लोग वहाँ सीखेंगे। बट यहाँ हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा दैट फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा है, वो आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट हो गया। इसके बाद जैसे हमने क्या बताया, रॉ मटेरियल खर्चा हो गया, फैक्ट्री का कॉमन खर्चा हो गया। इसके बाद खाली फैक्ट्री मेंटेन करने से नहीं होता है, कोई भी एंटिटी अपना ऑफिस में मेंटेन करती है। आज लिंक पेन वाला खाली लिंक पेन बनाने का फैक्ट्री थोड़ी मेंटेन करके रखा है, वो भी तो अपना कॉर्पोरेट ऑफिस मेंटेन करके रखा होगा, जहाँ पे कस्टमर से सप्लायर लोगों से डीलिंग करता होगा, जहाँ पे डायरेक्टर लोग बैठते होंगे, बाकी ऑफिस स्टाफ लोग बैठते होंगे। तो ऑफिस का भी तो बहुत सारा खर्चा लग रहा है, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस के स्टाफ का सैलरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, ऑफिस में बहुत सारा खर्चा लगता है, कॉमन खर्चा है वो सारा। दैट इज कॉल्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। मेरे लिए बहुत शॉर्टकट हो सकता था, पूरा फॉर्मेट आपको दे देता, रटा देते, बट रटाने से नहीं होगा, पूरा लॉजिक समझाना कौन सा आइटम का क्या मतलब है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में क्लास लेते। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, अगेन वो सेम केस डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करेंगे तो हमारा पर यूनिट वाला फिगर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद जो आता है ना उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद देखो मैंने क्या किया है, पर यूनिट कॉलम को क्लोज कर दिया, डबल लाइन देके सिर्फ पर यूनिट कॉलम को क्लोज किया। यहां तक जो आया दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पर यूनिट कॉलम क्लोज हो गया। अब इसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या है समझ में आ गया, जानते भी क्या होता है, उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अभी पॉइंट कॉलम क्लोज्ड है। अब जो आया दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितना गुड्स बेचे हैं उसका कॉस्ट है, जितना गुड्स बेचे हैं आप। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इसका पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से या यूनिट सोल्ड से। नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना गुड्स बेचे हैं उसका कॉस्ट है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ के बाद से हम लोग जो भी पर यूनिट निकालेंगे ना, डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा पर यूनिट फिगर निकलेगा। इसके पहले हम लोग जो भी कर रहे थे डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तब पर यूनिट आ रहा था, इसके बाद से यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे तब पर यूनिट फिगर आएगा। क्लियर है? चलिए ऑफिस का बातचीत हो गया। ऑफिस के बाद नेक्स्ट खर्चा लगता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। पेन अपने फैक्ट्री में बना लिया, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का काम सारा हो गया, अब पेन का मार्केटिंग भी तो करना है।
उस पेन को कस्टमर्स तक पहुंचाना भी तो है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेल्स प्रमोशन का खर्चा, सेल्समैन का सैलरी, सेल्समैन का कमीशन, डिलीवरी वैन होती है उनका डेप्रिसिएशन, डिलीवरी वैन के ड्राइवर का सैलरी, डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन, बहुत सारा खर्चा लगता है विच आर रिलेटेड टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज सेलिंग एंड distribution overheads। अब सेम केस इसको भी यूनिट सोर्स से डिवाइड करेंगे आप, राइट? मतलब पॉइंट करो वापस खुल गया था आपका, ठीक है ना? अब जो आया दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप ऐड करते हैं प्रॉफिट, जो आया वो हो गया सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स से प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, आ जाएगा सेल्स। अब देखो हम लोग कंप्लीट सम्स में आएंगे, बट उसके पहले ना एक दो बातें सुन लो। अभी हम जो कॉस्ट शीट का डिस्कशन किए ना, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज रेज नहीं किया। बहुत सारा खर्चा ऐसा होता है जो कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं, जिसका हमने आपको बताया नहीं, बट स्टिल हमने अभी तक क्या हम लोग क्या बात किया? फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है। से फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंसेस, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट रिसीव, इस तरह का कोई आइटम देखो तो किसी में सेट ही नहीं बैठता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी नहीं है ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी नहीं है, फैक्ट्री का तो खर्चा क्या है ही नहीं। ये सब एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में नहीं आता। सब बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट है, अकाउंट्स हम लोग इतने 2-3 साल से अकाउंट्स कर रहे हो आप, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, एमोर्टाइजेशन जिसको बोलते हैं, होता है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन। गुडविल कहाँ आता है? पीएल के डेबिट में आता है, बैड डेट्स पीएल के डेबिट में आता है, इंटरेस्ट लोन पीएल के डेबिट में आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल के, ये इनकम है पीएल के क्रेडिट में आता है। बट ये सब कुछ कॉस्ट शीट में अगर हम उसमें दिया हुआ रहे तो भी इग्नोर करना आएगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और इनकम है बैड डेट रिकवरी, या फिर एक और इनकम है इंटरेस्ट received on investments। ऐसा आइटम्स है जो कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं। ये सब क्या है? आइटम्स नॉट टू बी कंसीडर्ड इन कॉस्ट शीट। दिस आइटम्स कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं। ऐसा और भी बहुत सारे जो हम लोग थ्योरी में बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद अब आप लोग पेज नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे। पहला क्वेश्चन सम नंबर 1 पढ़ लीजिए फटाफट। नंबर 1 का सोल्यूशन करेंगे अपने। गो टू सम नंबर 1। विल स्टार्ट विद फर्स्ट सम। देखो ध्यान से क्या क्या दिया आपने को। स्टॉक ऑन 1/10/19। अच्छा, आपने ऊपर में देख लिया था फॉर द मंथ ऑफ बनाना था।
अभी देखो ध्यान से, ऊपर का हेडिंग देखना एक चीज, हमने जो फॉर्मेट किया ना, कुछ जरूरी नहीं कि उसी फॉर्मेट से करना हो। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट जब भी ऐसा बोलेगा ना, तो आप ये देखो, सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट जब बोलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का अलग बनेगा, उसका हेडिंग रहेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पीरियड एंडेड, मंथ एंडेड, ईयर एंडेड, जो भी है। एंड फिर एक और स्टेटमेंट बनाएंगे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू होगा एंड नीचे तक बनेगा। ऊपर से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कि अलग अलग बनाने बोला है। यूजुअली फॉर्मेट हम लोग जो किए वही होता है, बट जब अगर आपको बोल दे कि सेपरेट स्टेटमेंट्स बनाना है कॉस्ट एंड प्रॉफिट का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेपरेट रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद वाला पार्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वो सेपरेट रहेगा। ठीक है, तो अपने जो हेडिंग दी अभी, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019, ये हेडिंग नहीं रहेगा, इस हेडिंग क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019, राइट। So make the necessary correction. Now, statement of cost for the month of October 2019. अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, स्टॉक ऑन 1/10/19 रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑन 31/10/19 रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस 1/10/19 31/10/19, मतलब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस तीनों का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना। उसके बाद परचेज रॉ मटेरियल्स, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल ऑफ स्क्रैप। कोई भी कॉलम बनेगा नहीं बिकॉज यूनिट वाइज कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 60,000 का, क्वेश्चन फॉलो करते रहना आपको। उसके बाद क्या लेना होगा इसमें बताओ आप, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसके बाद क्या करना होगा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना होगा। क्वेश्चन फॉलो करते रहिएगा प्लीज। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना, ऑटो कॉलम कितना हो जाएगा, 2,70,700, द फिगर ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 3,75,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, चेक कर लो। फैक्ट्री वेजेस तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस है तो यहाँ आएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट के बाद में आता है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट 6,45,700, हाँ या ना। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट के बाद कम्स
फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है, 2,12,500 ऐड हो जाएगा उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना, 1,25,600 3,38,100 माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1,42,200। बताइए कितना आ रहा है, 95,900 आया, इसमें से माइनस सेल ऑफ स्क्रैप 2,600 माइनस करने के बाद अभी आउटर कॉलम में फिगर आपका कितना आया, 1,93,300 ऐड कर दीजिए, 8,39,000 ये क्या है, वर्क्स कॉस्ट आया ना, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं इसको, याद रहेगा। इसके बाद क्या लेना है बताइए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना, 1,03,400 9,42,400 क्या बोलेंगे इसको, सो क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मेट 2 से 3 बार कम से कम रीडिंग करके पूरा चीज लर्न करना होगा आपको अभी क्लास में ही, जो बार बार पेज टर्न करके देखना पड़ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको क्लोज कर दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपना यहीं तक बनेगा बताए थे, उसके बाद क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अगेन फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, हेडिंग विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 942,400 से स्टार्ट करना होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें क्या किया जाता है बताओ, दैट्स वेरी गुड। एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना ऐड होगा उसमें, 35,900। कितना हो रहा है टोटल, 9,78,000 माइनस उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 30,900 कितना हो रहा है, 9,47,400। इसको क्या बोलेंगे आप, कॉस्ट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना रुपया है? 10,22,400। यहां तक अपना आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखो क्वेश्चन में ना प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सेल्स दिया है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आ गया आपका। अब सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 13,40,000, तो लिख दो सेल्स, और प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा माइनस करके, हाँ या ना? प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा माइनस करके। तो 13,40,000 माइनस 10,22,400 करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 3,17,600 बार प्रॉफिट आ गया। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? तो आज का सेशन में इतना ही रखना है, लेकिन नेक्स्ट डे ये पूरा फॉर्मेट एट लीस्ट जस्ट गो थ्रू, क्या ना, कोई होमवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है आज। नेक्स्ट डे का क्लास भी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें नया वैरायटी का ऐसा सम्स नहीं आता है। सम्स एग्जाम में इतना इजी आएगा, वाह, ऐसा नहीं आएगा, बहुत कुछ अंदर कॉम्प्लिकेशन आएगा। ठीक है ना? थैंक यू।